हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइफ प्रोसेस के सीरीज में हम लोग आज अपने नए टॉपिक डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की चर्चा करने वाले हैं। आइए समझते हैं हम लोग सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं और डाइजेशन एक्चुअली होता कहाँ पे है। ठीक है, पिछले वीडियो में जो मैंने एक बात बताई थी, अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर के ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ समझाया था कि जो डाइजेशन है ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो डाइजेशन है हमारा, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक एक्सटर्नल डाइजेशन और दूसरा इंटरनल डाइजेशन। और इंटरनल डाइजेशन में हम लोग दो टाइप्स पढ़े थे, एक था इंट्रा डाइजेशन और एक था इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरा था इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि ये इस तरह का डाइजेशन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, और अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये जो डाइजेशन है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर के माउथ से लेकर के ओसोफेगस स्टोमक होते हुए इंटेस्टाइन तक जो है जाता है। इस तरह का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर ये डाइजेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर, यानी कि दो सेल्स के बीच में, एक सेल का वॉल ये हो गया, दूसरा सेल का वॉल ये हो गया, और इनके बीच में जो स्पेस है इसमें जो डाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर डाइजेशन। ठीक है, और इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर में अगर डाइजेशन हो रहा हो तो उसको हम लोग इंट्रासेलुलर कहते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेशन है, सबसे पहला चीज क्या है कि वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। ठीक है, क्या है, इंटर सेलुलर डाइजेशन है। क्यों है इंटरसेलुलर? क्योंकि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये डाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन? पाचन तंत्र का क्या परिभाषा है, इसको परिभाषित कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पाचन तंत्र है का डेफिनेशन क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि कोई फूड मॉलिक्यूल है जो बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, यही हमारा डाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चावल का एक दाना इतना बड़ा है, ठीक है, या हमने एक रोटी खाया जो इतना बड़ा है, तो जैसे ही हमने माउथ में लिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो पाचन तंत्र का प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसको तोड़ना। अब एक तो हम लोग इसको फिजिकली तोड़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकली उसको हम लोग तोड़ रहे हैं। तो एक तो मेथड होता है डाइजेशन का मैकेनिकल मेथड ऑफ डाइजेशन, जिसमें कि चबाना, जैसे मुंह में जब किसी भी निवाला को हम लोग लेते हैं तो उसको चबाते हैं, तो वो भी एक तरह का डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, और दूसरा, जब इसके अंदर के जो कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? तो जब भी हम लोग फूड की बात करते हैं, है ना, किस चीज की बात करेंगे? जब भी हम लोग फूड की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो इस फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो अगर हम लोग देखें, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ
फूड। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, है ना, शुगर। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस फॉर्म में हम लोग लेते हैं? तो स्टार्च फॉर्म में हम लोग ग्रहण करते हैं इसको, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कि इसको एब्जॉर्ब कर पाना और एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में मिलाकर बॉडी के एक एक सेल के पास पहुंचाना seems to be impossible। सबसे पहले तो सेल के पास पहुंचने से पहले तो ये तो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाना चाहिए ना। जब तक ये ब्लड में नहीं जाएगा तो फिर ब्लड के थ्रू सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? तो इसीलिए यहाँ पर हमको इस कार्बोहाइड्रेट के इस स्टार्च के फॉर्म को, जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको हम लोग तोड़ करके, ठीक है, मैकेनिकली एंड केमिकली इसको तोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसके छोटे फॉर्म में ले आते हैं। और इसके छोटे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। और भी जो कुछ दूसरे फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च, सॉरी नॉट स्टार्च, सुक्रोज, है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके उसके छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, सैकराइड्स, ठीक है। क्या नाम से जानते हैं? सैकराइड्स के नाम से जानते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकराइड, अगर शुगर का 2 मॉलिक्यूल है तो डाइसैकराइड, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल है तो ट्राइसैकराइड, और बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? पॉलीसैकराइड, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च हम बात करें तो स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकराइड है। समझ में आई बात? चलिए अब दूसरी बात करें, दूसरा कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म था उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लूकोज, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन एक चेन है, ठीक है, चेन ऑफ अमीनो एसिड है। अगर आप इसके केमिकल फार्मूला को देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सिंपली समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे चेन को एक बार में तो सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। सेल किसको करेगा? इस चेन का जो एक ये रिंग है ना, इसको एब्जॉर्ब करेगा। एक ये रिंग है ना, इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो हमको जरूरत क्या है कि इस रिंग को तोड़ने का। अच्छा, प्रोटीन के चेन के का जो एक रिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन को तोड़ करके हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? एमिनो एसिड बनाना चाहते हैं। और जब हमको अपने बॉडी के अंदर किसी भी तरह का प्रोटीन हम लोग लेते हैं बाहर से और वो एमिनो एसिड बन जाता है, इन दैट केस ओनली जो है वो सेल तक पहुंचेगा, ठीक है, एक एक सेल तक पहुंचेगा। फिर जो हमारा बॉडी है वो ग्रो करेगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रोटीन को सबसे पहले तोड़ करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाए। और इसी तोड़ने का जो प्रोसेस है यही तो डाइजेशन है ना। यही क्या है? डाइजेशन है। अब इसी तरह से सिंपल एक और हमारे पास इसी तरह का एक और हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फैट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। इसको हम लोग एक और टर्म देते हैं, लिपिड भी बोलते हैं इसको, लिपिड, ठीक है। फैट या लिपिड, हिंदी में वसा। तो इसको भी हम लोग तोड़ करके इसके जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, इस फॉर्म में हम लोग इसको ले आते हैं तोड़ करके। तो यही जो ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और दूसरी बात रही, कुछ मिनरल्स भी हमें चाहिए होता है, ठीक है, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो हम लोग एक बात याद रखेंगे, जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे मिनरल्स की बात अगर करें तो सोडियम का आयन होगा, क्लोरीन का आयन होगा, ठीक है, पोटासियम आयन होगा। तो दीज आर, ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑलरेडी जो हम लेते हैं वो उसी फॉर्म में रहता है कि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, तो डाइजेशन की आवश्यकता वहाँ पे होती नहीं है। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन किनका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, ठीक है, किनका होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होगा, फिर प्रोटीन का होगा और फिर फैट का होगा, समझे। तो ये है प्रोसेस डाइजेशन का। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food molecules into simple observable forms is called digestion. In this process, digestion is carried out by the digestive system by mechanical and biochemical methods. Clear? Now, why digestion is important? अभी हमने कहा था कि डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबको तोड़ करके हमें इसके ओरिजिनल फॉर्म में, इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और उसके बाद ये क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा हो जाता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो जाता है। तो जब हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हमारा बॉडी इसको गेन करेगा और उससे एनर्जी मिलेगा हमें, ठीक है, या हमारा बॉडी ग्रो करेगा उससे। तो यही यहाँ पे ये कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स इन फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। जो इसके ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है, प्रोटीन अपने ओरिजिनल फॉर्म में, या फैट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उसको कन्वर्ट करना होता है उसके स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए तो हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आखिर क्या क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और इसी एलिमेंट्री कैनाल को सिंपल शब्द में गट बोला जाता है ना। देखिए, जो भी हिंदी मीडियम के या हिंदी बिहार बोर्ड से जुड़े जो स्टूडेंट है, वो लोग अगर इन वीडियोस को देख रहे हैं तो वो लोग भी कम से कम ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, इसको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप बायो के पेपर में एलिमेंट्री कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल बाकायदा इंग्लिश में भी लिखोगे ना, तो वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के टर्म हिंदी में ज़्यादा कठिन हैं इंग्लिश की अपेक्षा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि, मैं तो हिंदी में समझा ही रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे कोशिश करें कि उनको जो इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जा रहा है आप उन्हीं को याद रखें, बेटर रहेगा। तो एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो है वो है हमारा ग्लैंड, ग्लैंड है ना, जिसको हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है, ग्लैंड, या फिर टर्म यूज होता है एसेसरी ग्लैंड, यानी कि सहायक ग्रंथि। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका कि ऊपरी सिरा माउथ के पास खुलता है और जो पोस्टीरियर सिरा है, यानी कि जो
निचला सिरा है वो एनस के पास खुलता है। ठीक है, दो ओपनिंग होता है इसके अंदर। ठीक है, एक माउथ और दूसरा एनस। तो ये बाकी का बीच का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। और इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की बात करें तो मुख्यतः 4 ग्लैंड हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले माउथ में ही एक ग्लैंड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, सेलिवरी ग्लैंड। दूसरा हमारे स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और दो बहुत ही फेमस है, एक तो लीवर और दूसरा पेंक्रियाज। तो एक हमारे मैं एक सिर्फ एक ड्राइंग जो है आपके दिमाग में ये ड्रॉ करना चाहता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट से इसको याद रख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, माउथ से लेकर के एनस तक का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग देखेंगे इसके और भी कंपोनेंट। और ग्लैंड्स में 4 ग्लैंड, एक माउथ में सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, फिर सेलेवरी ग्लैंड के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर उसके बाद लीवर एंड देन पेंक्रियाज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो ओपनिंग है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं माउथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। और माउथ जो है इट इज जस्ट एन ओपनिंग। ठीक है, इट इज जस्ट एन ओपनिंग। माउथ की बात अगर करें तो ये जस्ट क्या है, सिर्फ एक ओपनिंग है। और माउथ जब खुलता है तो माउथ कहाँ लेके जाता है, माउथ लेकर के जाता है ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, कहाँ लेके जाता है, माउथ ओरल कैविटी के अंदर। और ओरल कैविटी से जब फूड आगे की तरफ बढ़ता है, ओरल कैविटी से जब फूड आगे की तरफ बढ़ता है तो वो पहुंचता है कहाँ पर, फेरिंग्स में। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, फेरिंग्स में। क्लियर, फेरिंग्स से फिर आगे बढ़ेगा, कहाँ पहुंचेगा, ओसोफेगस के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओसोफेगस से होते हुए ये जो फूड है ओसोफेगस से होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा। और स्टोमक से फिर कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, यानी कि जो स्टोमक से होकर के स्टोमक के आगे जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस तरह से मुड़ा हुआ, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला भाग, ठीक है, सी शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। और इससे आगे का जो ये वाला भाग है, ठीक है, इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, और इससे नीचे वाला जो भाग है ये जो कि इधर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के ओपन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियम। तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग हो गया हमारा। ठीक है, 3 भाग हो गया। सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला हुआ ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद दूसरा जेजुनम, तीसरा है वो हो गया इलियम। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ प्रवेश करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसमें। तो जेजुनम से निकल करके ये जो है, ये फूड जो है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये वाला भाग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला भाग जो है
इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। और सीकम के नीचे एक ये पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहां से लेकर के ये इस तरह से यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन। कोलोन के बाद ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेक्टम। और ये जो है हमारा ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एनस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पहले ही बताया ड्यूडेनम, इससे ऊपर वाला भाग ड्यूडेनम कहलाएगा। यहां से जो एंटर हुआ, ठीक है, ये वाला भाग जो है हमारा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला भाग कहलाएगा जेजुनम। ठीक है, और यहां से जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे इलियम। ठीक है, आई होप यहां पर समझ में आया होगा क्लियरली किसको कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और कौन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हमारे इसमें क्या था। तो ये हो गया, ये रहा हमारा, देखिए ये सीकम हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, एनस हो गया, रेक्टम हो गया। अच्छा, ये कोलोन और कोलोन यानी कि असेंडिंग कोलोन, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो असेंडिंग कोलोन, फिर ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल है तो ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर ये नीचे है इस तरह से तो डिसेंडिंग कोलोन, अगेन फिर रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इतने ऑर्गन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की केवल और केवल एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम लोग कुछ ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो क्या है? सेलेवरी ग्लैंड। और इसमें 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबमिक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। हम लोग डिटेल में इसको देखने वाले हैं किस प्रकार के होते हैं। दूसरा है इसके बाद लीवर। ठीक है, और लीवर के अंदर गोल ब्लैडर होता है। गोल ब्लैडर एक्चुअली में कोई ग्लैंड नहीं है, हम लोग लीवर पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। और उसके बाद है पेंक्रियाज। इन तीनों के अलावा ये पैरोटिड ग्लैंड और सबमिक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ये तीनों सेलेवरी ग्लैंड्स ही हैं। पहला ये हो गया, दूसरा लीवर हो गया और तीसरा पेंक्रियाज हो गया। तो ये 3 एसेसरी ग्लैंड और बाकी ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। ठीक है, एक बार आंख बंद करके हम लोग पूरा ऊपर से नीचे रिव्यू करेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये फिगर सेट हो जाए। माउथ से फिर बकल कैविटी से फेरिंग्स से ओसोफेगस से स्टमक के बाद ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, अगेन सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वो है, अब हम लोग क्लियरली इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। अभी तक ने जो हम बताया वो सभी इस स्लाइड में इंक्लूडेड है। एक बार ओवरव्यू करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं आप, एलिमेंट्री कैनाल है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ अब सही है। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ हो गया, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी हमने देखा, इसका नाम था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, उसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको जो है कट करके निकाल देते हैं। एसेसरी ग्लैंड भी हमने देखा, सेलेवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, लीवर, और एक और टाइप हमने देखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो दिस इज आवर ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल पर। ठीक है,
अब हम लोग शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल से जो है एनस तक सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, फिर एक एक पार्ट में हम लोग फूड को ले जाएंगे, फिर वहाँ पे फूड का डाइजेशन करेंगे, फूड के किस पार्ट का डाइजेशन हो रहा है, किस पार्ट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर वहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, फिर वहाँ डाइजेशन करवाएंगे, फिर आगे जाएंगे। इस तरह से जाते जाते हम लोग पूरे एलिमेंट्री कैनाल से होकर के फूड को निकालेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। A canal begins with an anterior opening the mouth and it opens posteriorly into the anus, ठीक है। और the length of alimentary canal is 9 meters, ठीक है। एक ह्यूमन का जो हाइट होता है, ठीक है, वो ऑन एन एवरेज 6 फीट आप कह सकते हैं, 6 फीट होता है, ठीक है। ये 1.5 मीटर से भी कम है, 1 मीटर से ज़्यादा होगा, और 1.5 मीटर से कम ही, 2 मीटर पूरा का पूरा एक इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 9 मीटर्स का ये एलिमेंट्री कैनाल जो है एकोमोडेटेड है। कैसे है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, कि जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतना ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा लेंथ वहीं पर है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ठीक है। तो इसलिए इसको एकोमोडेशन के लिए ये जो है इस तरह इस फॉर्म में पाया जाता है। और इस फॉर्म में पाए जाने का क्या मतलब है, क्यों इस तरह से इस फॉर्म में है, तो ये इस बात को हम लोग समझते हैं अलग से एक स्लाइड लेकर के। होता क्या है कि जो डाइजेशन है ना, या फिर हम लोग पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस की बात करें, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है इसमें कुल 5 स्टेप्स हैं, या फिर ऐसे कह लें कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो 3 टाइप्स हम लोग पढ़े थे, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो चूंकि हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स किस टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, तो ये हो गया होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक। और होलोजोइक में 5 स्टेप्स हमने जैसे अमीबा में देखा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग ह्यूमन बींग्स में भी 5 स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। कौन कौन? इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, अगेन एसिमिलेशन, और जो लास्ट है दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, मतलब जो निवाला हम लोग मुंह के अंदर लेते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। दूसरा डाइजेशन यानी कि ब्रेकडाउन, जो भी फूड हमने खाया उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये क्या होता है, जो गट है ना, अभी हमने बताया था कि डाइजेशन कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि गट में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होने के बाद जो भी मटेरियल था वो तो इसी गट में प्रेजेंट है। अब जरूरत क्या है कि इस मटेरियल को, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो अपने सिंपल फॉर्म में यहाँ पे हैं, ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में, इनको हमें ब्लड में ले जाना है। तो ब्लड में ले जाने के लिए ये जो वॉल है ना, इस वॉल से क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर के ये ब्लड में भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब इसके लिए चाहिए हमें लार्ज एरिया, ठीक है, अधिक एरिया चाहिए। तो अधिक एरिया के लिए ही जो ये एब्जॉर्प्शन है ना, ये होता कहाँ पे है, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए, क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। तो
इसीलिए जो हमारा 9 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल है वो इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए जगह ज़्यादा मिल सके, क्षेत्र ज़्यादा मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो ये विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज या अमीनो एसिड, ये सभी कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड से ये सभी प्रत्येक सेल के पास पहुंचा दिए जाते हैं। इसी ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर आता है इंजेक्शन। अब इन सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी मटेरियल यहाँ पे बच जाता है, ठीक है, दैट इज वेस्ट मटेरियल एंड दैट नीड्स टू बी थ्रो आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो जो उसको बाहर निकालने का प्रोसेस है वेस्ट मटेरियल को, उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। क्लियर? तो समझ में आई बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने के पीछे का क्या कारण है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर्स का है। ठीक है, एकोमोडेशन क्यों है ये समझ गए। तो एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ देखते हैं। माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गया, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये सीरीज में है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टेरियर, ये सीरीज में है। इस सीरीज को हमें याद रखना है। ठीक है, क्या होगा? माउथ से शुरू होगा, ओरल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स में, फिर ओसोफेगस में, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्लियर? फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एनस से होते हुए जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल। नाउ वी आर गोइंग थ्रू whole part of alimentary canal one by one. First we will go to mouth, then oral cavity, then pharynx, then esophagus, and we will see whatever and wherever digestion takes place in the alimentary canal. So let's begin. First of all we are looking at mouth, है ना। मुंह कहते किसको है ना, पता है आपको मुंह किसको बोलते हैं? मैं बताता हूं माउथ किसको बोलते हैं। अभी तक जो मुंह कहने पर आपको पूरा का पूरा आंख, नाक, ये सब कुछ समझ में आता था, तो ऐसा नहीं है। वो पूरा टोटल को हम लोग फेस बोलते हैं ना। माउथ सिर्फ और सिर्फ जो हमारा लिप्स है ना, ये अपर लिप्स, ये हमारा अपर लिप्स, और ये हमारा लोअर लिप्स है ना। तो अपर लिप्स और लोअर लिप्स के बीच का जो ये होल है, ठीक है, जो ये स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज माउथ। ये माउथ है ना। द ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। चलिए, the alimentary canal begins with the anterior opening called mouth, and the mouth leads to the buccal cavity or oral cavity, and the oral cavity has the number of teeth and muscular tongue. तो जो फूड है वो कहाँ से एंटर होता है? माउथ से एंटर होता है। फिर आता है देखने को हमको वेस्टिब्यूल एंड देन बकल कैविटी। तो जो लिप्स होता है ना, लिप्स, सपोज ये लिप्स है और ये हमारा टीथ है, ठीक है, और टीथ के ऊपर इस तरह से हमारा जीभ रहता है ना, ऐसे हमारा जीभ रहता है। तो ये जो स्पेस है ना, टीथ और लिप्स के बीच का जो ये वाला स्पेस है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अक्सर जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, वो तंबाकू इसी जगह पे रखते हैं, है ना। तो कहाँ पे रखते हैं? वेस्टिब्यूल में रखते हैं। तो ये जो है सबसे पहले माउथ हो गया, फिर वेस्टिब्यूल एंड देन बकल कैविटी, और ये उसके बाद जो दांत से लेकर के ये जीभ वाला जो ये पूरा हिस्सा है, और ये जिसमें कि जीभ है और दांत है, वो जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो बकल कैविटी या बक्कोफेरिंजियल कैविटी या ओरल कैविटी भी इसको बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओपन एक्सटीरियर थ्रू ट्रांसवर्स स्लिट कॉल्ड माउथ, बाउंडेड बाय लिप्स और लिबियम। क्लियर? बाउंडेड बाय लिप्स और लिबियम, ट्रांसवर्स स्लिट है ये इस तरह से। ठीक है, तो एंड द ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी है, बाउंडेड बाय, ये
above palate, below lower jaw and tongue, and the side is jaws and teeth और चिक। ठीक है, तो अगर इसको समझने का प्रयास करें इस फिगर के माध्यम से, यहाँ हमें आसानी से समझ में आएगा। अभी आप इन सबको इग्नोर करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे, इन सबको भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये लेट सपोज ये पूरा का जो ये वाला हिस्सा है ना, ठीक है, ये ऊपर से ये वाला हिस्सा, ये हमारा लोअर जॉ है। कौन सा जॉ है? लोअर जॉ है, लोअर जॉ। ठीक है, लोअर जॉ। और इसके ऊपर से फिर इसी तरह से क्या होगा? अपर जॉ होगा, है ना। तो अपर जॉ का जो ये वाला नीचे का जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। इसलिए वहां पे एबव क्या लिखा हुआ है? एबव में पैलेट लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे टंग है, टीथ है, और ये लोअर जॉ है, इससे घिरा हुआ है। ऊपर से किससे घिरा हुआ है? पैलेट से। नीचे लोअर जॉ से और इस टंग से। ठीक है, और साइड की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो घिरा हुआ होता है, यहाँ पे क्या होता है? चिक्स होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? चिक्स होता है, गाल होता है हमारा, मस्कुलर चिक्स। तो इस तरह से ये बकल कैविटी हमारा बना हुआ होता है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, पैलेट क्या होता है। तो पैलेट जो ऊपर वाला भाग था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेट, है ना। और अब ये दो हिस्से में बटे होते हैं। तो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो काफी कठोर होता है, उसको हम लोग हार्ड पैलेट बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला पोस्टेरियर वाला एंड है इसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, तो दो पैलेट हो गया, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर वाला हो गया हार्ड पैलेट और पोस्टेरियर वाला सॉफ्ट पैलेट ना। सॉफ्ट पैलेट एंड्स अप फॉर्मिंग अ हैंगिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड उवुला। आप अगर अपना मुंह खोल के देखेंगे ना तो नीचे में इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, इस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं उवुला। ठीक है, क्या बोलते हैं? उवुला। पेलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट इन द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी। तो यही जो यहाँ ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तीन तरह के हमें टॉन्सिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीन तरह के टॉन्सिल, एक ये नीचे में होता है, तो ये दोनों जो है पेलेटाइन टॉन्सिल हो गए, और ये जो है लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टंग। टंग क्या है? अ मस्कुलर टिश्यू हैविंग डीप अटैचमेंट विद हायोइड बोन। हायोइड बोन जो है वो गर्दन के पास एक यहाँ पे एक बोन होता है जिसको हम लोग हायोइड बोन बोलते हैं। आप लेरिंग्स के बारे में मत समझना, लेरिंग्स से ऊपर होता है ना। वॉइस बॉक्स जो है हमारा उससे ऊपर ये बोन होता है, हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है, और जिस टिश्यू से ये टंग जो है हायोइड बोन से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं फ्रैंकुलम। ठीक है, किससे जुड़ा होता है? फ्रैंकुलम से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टंग की बात कर लें तो स्ट्रक्चर ऑफ टंग में सबसे पहले इसको हम लोग टंग को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पीछे वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंगियल पार्ट, और जो आगे वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेरिंगियल पार्ट एंड ओरल पार्ट। ये जिस लाइनिंग से ये हमने दो भाग में इसको बांटा, उस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं सल्सस फर्मिनालिस। लाइन बीच में एक पॉइंट पर जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फोरामेन सीकम। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोरामेन सीकम। और इसी टंग के नीचे इस वाले एरिया में, जैसे यहाँ पे ये टंग होता है, तो इस वाले एरिया में हमें लिंगुअल टॉन्सिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने दिखा हुआ है लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, टीथ टंग का जो सरफेस है ना, इस पे हमको छोटे छोटे कुछ दाने टाइप्स के दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं। और ये पैपिली अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फिलीफॉर्म पैपिली होता है, फंजीफॉर्म पैपिली होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिली हमको दिखने को मिलता है। फोलिएट पैपिली होता है। देखते हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर हमने लिया भी है। ये देखिए,
ये सबसे पहला। खैर एपिग्लोटिस क्या है ये हम लोग देखेंगे बाद में, पहले इसको समझते हैं। तो ये हो गया यहाँ से ये वाला भाग जो है, ये वाला, यहाँ से पीछे फेरिंगियल पार्ट हो गया, ठीक है। इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट जो है क्या कहलाएगा, फेरिंगियल पार्ट कहलाएगा, और इससे नीचे वाला ये वाला पार्ट ओरल पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपली नजर आते हैं, ठीक है, जैसे वेलेट पेपली, फोलिएट पेपली, ठीक है। उसके बाद कुछ लिंगुअल पेपली, फिजिफॉर्म पेपली, ठीक है। इस तरह के पेपली आपको देखने को मिलेंगे। पेपली का काम क्या है, यही पेपली जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ टेस्ट द फूड का जो टेस्ट हम लोग लेते हैं इसी पेपली के थ्रू लेते हैं। तो इसका कुछ एरिया जो है वो जैसे ये वाला एरिया स्वीट के लिए होता है, ये वाला साइड वाला एरिया जो है वो सॉल्ट के लिए होता है, फिर ये वाला एरिया बिटर के लिए होता है। तो इस तरह से एरिया डिवाइडेड है, क्योंकि ये जो पेपली है अलग अलग पेपली अलग अलग टेस्ट हमें बताता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग की बात करें तो हेल्प इन च्यूइंग द फूड को चबाने में काम आता है। मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा, जो सलाइवा हमारे बॉडी में जो मुंह का जो रस है, ठीक है, वो उसके साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। फिर बोलने में भी टंग की आवश्यकता होती है। फूड को टेस्ट करने में अभी हमने बताया किसके थ्रू करता है, ये पेपली के थ्रू। पेपली के थ्रू। उसके बाद ब्रश द टीथ में नेचुरली अगर हमें दांत को साफ करना होता है तो हम कभी कभी जीभ से भी जो है जीभ का उपयोग भी उसके लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीथ का, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है, टीथ, हार्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड द प्रे, टू कट द फूड, टू ग्राइंड द फूड एंड द क्रश द फूड। ओवरऑल खाने का काम, चबाने का काम, काटने का काम, ठीक है, खाने का, चबाने का, चबाना, काटना, ठीक है, इन सब काम ये जो काम है जो खाने के टाइम में हम लोग करते हैं, ये सभी काम दांतों के द्वारा अमूमन किया जाता है। ह्यूमन टीथ आर डाइफायोडोंट, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। डाइफायोडोंट का क्या मतलब हो गया कि अगर किसी के लाइफ में पूरे होल लाइफ में 2 बार दांत आए, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें तो चूंकि ये डाइफायोडोंट है इसलिए हमारे लाइफ में 2 बार जो है दांत आएगा। एक हम लोग जिसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है, एक मिल्क टीथ और दूसरा मैच्योर टीथ। मैच्योर टीथ, ठीक है। थिकोडोंट मतलब जब जो दांत है वो अगर जो जौ है ना, गम, उसमें पूरी तरह से धंसा हुआ, जैसे हम लोगों का धंसा हुआ होता है, ऐसा सांप का नहीं होता है। स्नेक के केस में वो एक्रोडोंट है, ठीक है, उसको ऊपर में ऐसा रखा रहता है, इस तरह का दांत होता है। हेटेरोडोंट का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोंट। हेटेरोडोंट एंड होमोडोंट 2 टाइप के दांत हम लोग देखने को, 2 प्रकार के दांत हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम लोगों का जो दांत है ह्यूमन बींग्स का वो कैसा है, हेटेरोडोंट है। तो समझ में आई बात कि चूंकि लाइफ में 2 बार ह्यूमन बींग्स के मुंह में दांत आते हैं तो इसलिए किस टाइप के दांत हो गए, डाइफायोडोंट टाइप के दांत हो गए। चूंकि दांत इम्बेडेड इनसाइड द लोअर जॉ एंड अपर जॉ है, ठीक है, इन द गम ऑफ लोअर एंड अपर जॉ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थिकोडोंट बोलेंगे। और डिफरेंट टाइप्स के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं, देखेंगे हम लोग क्यों डिफरेंट होते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, इसलिए इसको हेटेरोडोंट बोलेंगे। नाउ व्हाई हेटेरोडोंट, क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, ठीक है, कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर की बात करें, प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है, टोटल कितनी संख्या इनकी, 8। अब इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा उससे आपको याद रह जाएगी। यूज फॉर कटिंग द फूड, ठीक है। कैनाइन की बात करें
लॉन्ग शेप्ड पॉइंटेड टीथ, जो हम लोग जैसे शेर का जो ये इस तरह का दांत होता है ना, जैसे ऐसे करके ये इस तरह का, देखे ना, ये वाला जो दांत है इसको कैनाइन बोलते हैं, ये वाला जो दांत हो गया इसको इंसीजर बोलते हैं, है ना, थोड़ा चौड़ा टाइप का होता है इस तरह का। सामने में जो हम लोग के मुंह के जस्ट सामने में जो दांत हमें दिखाई देता है वो इंसीजर है, दो इस तरह नोकीला टाइप का जो दांत है उसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। फिर उसके पीछे दो दो करके प्रीमोलर दांत होते हैं, ब्रॉड स्ट्रॉन्ग टीथ यूज टू क्रश द फूड, एंड उसके बाद उसके नीचे तीन तीन जो है मोलर होते हैं, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द रॉ, जो लास्ट साइड है उस तरफ। टोटल नंबर 12, सबसे ज्यादा मोलर ही होते हैं। थर्ड मोलर जो होता है सबसे लास्ट वाला मोलर, उसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ या डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये है हमारा, ये दोनों ऊपर वाला इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर ये तीनों मोलर, ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है हमारा ये हो गया इंसीजर, सॉरी विजडम टीथ। तीन मोलर हो गए, 1 2 इंसीजर, 3 कैनाइन, 4 5 प्रीमोलर, 6 7 8 मोलर्स। चलिए इसको हम लोग समझते हैं ऐसे करके। जो डेंटल फॉर्मूला है ना भाई, डेंटल फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि लेट्स सपोज ये हमारा पूरा मुंह है ना, ये हमारा पूरा मुंह है, और इसको हमने बांट दिया ऐसे करके, ऊपर से नीचे बांटा, ठीक है, और ये इस तरह से ये हमारा ऑलरेडी पहले से बटा हुआ है, तो ये लोअर जॉ हो गया, ठीक है, ये हो गया लोअर जॉ, और ये हो गया अपर जॉ। अब ये वाला जो हिस्सा है इसमें हमको सबसे पहले 2 इंसीजर यहाँ पे दिखाई देगा, फिर एक कैनाइन दिखाई देगा, फिर 2 जो है वो प्रीमोलर दिखाई देगा, और फिर 3 मोलर दिखाई देगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर यहाँ पे दिखाई देगा। सिमिलरली नीचे वाले में भी इधर साइड क्या होगा, 3 मोलर होगा, 2 प्रीमोलर होगा, एक इंसीजर होगा, ठीक है, एक इंसीजर होगा, और फिर उसके बाद एक कैनाइन होगा, और फिर 2 इंसीजर होगा। अगेन इस साइड भी 2 इंसीजर, एक नुकीला कैनाइन होगा, फिर 2, ठीक है, 2 क्या दिखाई देगा, प्रीमोलर, एंड देन 3 मोलर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग, ये वाला भाग, तो कलर चेंज कर लो, इस वाले भाग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3, अगर ऑर्डर ऐसा हो, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो क्या है, यहाँ पे इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसकी संख्या कितनी है, आगे से 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। तो ये जो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये इस वाले भाग का पूरा हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला हो गया, किसमें, जो फुल एडल्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके। अभी इसको आप काउंट करोगे ना, तो काउंट करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, किससे, 2 से, तो ये हो जाएंगे 32। फॉर एग्जाम्पल 2 3 3 2 5 3 8, 8 इस वाले हिस्से में, फिर 8 इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो 8 8 कितना हुआ, 16, 16 गुना 2 32। तो दिस इज डेंटल फॉर्मूला। याद रखने का तरीका क्या है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, फिर बस ऑर्डर याद रखना है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है। इधर साइड से भी इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इस फॉर्म में हमें ये देखने को मिलता है, क्या, डेंटल फॉर्मूला। अगर इसी डेंटल फॉर्मूला को हम लोग बात करें कि 28 से पहले, यानी कि 20 साल का कोई लड़का होगा तो उसको कितने दांत होंगे। ये एक बार नीट में, ये शायद 2016 या 2017 में पूछा गया था कि इफ वी काउंट द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ बॉय ऑफ एज 20
व्हाट विल बी द डेंटल फॉर्मूला, तो इस तरह से पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इनका जो डेंटल फॉर्मूला बनेगा 2122/2122, क्योंकि जो थर्ड मोलर है ना जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, ये थोड़ा लेट से आता है, सब दांत के आने के बाद सबसे लास्ट में विजडम टीथ आता है, तो वो 25 क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे वो आना शुरू होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है 2122/2122। अगर यही बात हम लोग डेंटल फॉर्मूला फॉर टेम्पररी टीथ वाले बच्चे, जैसे कि जो 5-6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी बात करें, तो 2102/2102 इसमें दो चीज एब्सेंट होती है, एक तो विजडम टीथ एब्सेंट होता है और दूसरा दोनों जो प्री मोलर है ना, ये जो दोनों प्री मोलर्स हैं ये प्री मोलर्स नहीं होते हैं। तो 2102 इंसीजर कैनाइन एंड उसके बाद दो मोलर होता है, तो 2102/2102। तो इनमें कितनी संख्या हो जाएगी क्या आप बता सकते हैं? 2 2 4 1 5 5 5 10 10 10 20। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, 10 साल से छोटे कम उम्र के बच्चे, उनके मुंह में हमें 20 दांत देखने को मिलेंगे, ठीक है। जबकि अगर 20 साल के बच्चे की बात करें तो उनके मुंह में कितने देखने को मिलेंगे? 4 + 3 7 7 × 7 + 7 14 × 2 28 है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। तो सबसे ऊपर जो हार्ड सब्सटेंस हमें व्हाइट कलर का देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल, ठीक है। उसके नीचे जो होता है डेंटिन कहा जाता है, ठीक है, ये वाला भाग डेंटिन कहलाएगा। और डेंटिन के नीचे कुछ पल्प होते हैं, ठीक है, ये बाहर से जो रेड कलर का हमें गम दिखाई देता है, ठीक है, उसको जिंजीवा या गम कहा जाता है। फिर इस तरह से सीमेंटम, ब्लड वेसल्स, ये तो उसके पल्प के अंदर में। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉन, और जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं रूट। तो क्रॉन में क्या सब हो गया? क्रॉन में सबसे जो बाहरी परत है उसको इनेमल बोलते हैं, और उसके नीचे हो गया डेंटल, और फिर डेंटल नहीं, डेंटिन, और डेंटिन के नीचे पल्प होता है, ठीक है। अब पल्प से फिर नीचे रूट शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सीमेंटम, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स, फिर पेरिडोंटल लिगामेंट, लेटरल कैनाल्स एंड नर्व्स। क्लियर? यह है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। नेक्स्ट हम लोग बात करें माउथ में हमें एक और चीज देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ बकल कैविटी, ठीक है। अगर ये बकल कैविटी के अंदर नहीं होते हैं बल्कि बकल कैविटी से बाहर अवस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा बकल कैविटी है, ठीक है, तो एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है, और एक जो है ये ऊपर है, और ये एक नीचे यहाँ पर है। तो अगर हम इसको फिगर में देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम इस फिगर में इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये जो है एक सैलिवरी ग्लैंड ये हो गया, एक सैलिवरी ग्लैंड ये हो गया, और एक सैलिवरी ग्लैंड ये वाला भाग हो गया, ठीक है। तो 3 सैलिवरी ग्लैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर? चलिए हम लोग वापस अपने जगह पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 तरह के हमें सैलिवरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं। ऑल 3 टुगेदर सीक्रेट्स सैलिवा। तो सैलिवरी ग्लैंड से जो चीज सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? सैलाइवा बोलते हैं, ठीक है। सैलाइवा जो स्प्लिट हम लोग करते हैं कभी कभी, जो मुंह में हमारा जो वाटरी टाइप सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज सैलिवा, ठीक है ना। जब भी खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, तो पानी नहीं, वो सैलाइवा आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो 3 टाइप्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखना चाहें तो इसको आराम से देख सकते हैं। ये जो भाग है हमारा कान के जस्ट नीचे, ये वाला भाग, ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। और अगर ये जो देख रहे हैं हम लोग सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो बोन है ना इसको मैंडिबल बोन बोलते हैं, ये मैंडिबुलर बोन, ठीक है। और मैंडिबुलर बोन के जस्ट नीचे से ये स्टार्ट होता है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं सब मैंडिबुलर, है ना, सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी, ठीक है, ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ये जो है यहाँ पर
हमारा टीथ है ना, इस तरह से दांत के बीच में हमारा टंग है, इन टीथ के बीच में हमारा टंग है, और टंग का जो ये ओरिजिन है ना, ये वाला भाग ये यहीं पर होता है। तो यहाँ से चूंकि नीचे है ये, इसलिए इस वाले सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल। ये वाला इस बोन के नीचे था तो इसलिए सबमैंडिबुलर, और ये वाला इस टंग के नीचे है तो इसलिए इसको बोलेंगे सबलिंगुअल। ठीक है, और देखिए प्रत्येक ग्लैंड का क्या है, एक डक्ट है, डक्ट से जुड़ा हुआ है, ये भी एक डक्ट से जुड़ा हुआ है, ये भी यहाँ पे डक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग करें पैरोटिड ग्लैंड का। तो जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है ना, द पैरोटिड ग्लैंड इज द वन ऑफ द मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड नियर द ईयर, हमने देखा, और इट प्रोड्यूसेस द प्राइमरी एंजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा दैट इज टाइलिन। तो सैलिवा के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक है, वाटर के अलावा इसमें हमें देखने को मिलता है क्या, एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन, है ना, क्या बोलते हैं, टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम, या इसको एमाइलेज भी कहा जाता है, एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम हमें देखने को मिलता है। डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट हमें निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये वाला डक्ट हमें देखने, पैरोटिड ग्लैंड से निकलता हुआ डक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनसन्स डक्ट। क्या कहा जाता है, स्टेनसन्स डक्ट। उसके बाद इन्फ्लेमेशन इन पैरोटिड ग्लैंड और द वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड एज मम्प्स, है ना। मम्प्स का नाम आपने सुना होगा, मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है, एक वैक्सीन होता है MMR, ठीक है, जो बचपन में हम बच्चों को दिया जाता है MMR का वैक्सीन। तो ये इसी वायरल इन्फेक्शन के लिए, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ये द वैक्सीनेशन फॉर विच इज MMR वैक्सीन। तो दूसरा होता है नेक्स्ट हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट अंडर द फ्रंट ऑफ टंग, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। अच्छा, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है विद द डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली सेक्रेट्स म्यूकस एंड वाटर। तो एक तो वाटर और दूसरा म्यूकस। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट हमने अभी तक देखा, वाटर, म्यूकस एंड टाइलिन। म्यूकस कौन सेक्रेट करता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सबमैंडिबुलर या सबमिक्सिलरी ग्लैंड, लाइज एट एन एंगल ऑफ लोअर जॉ और द नियर द बेस ऑफ द टंग। ठीक है, हमने अभी उसका लोकेशन देखा था। इसके डक्ट को हम लोग बोलते हैं वाटसन्स डक्ट। ठीक है, लार्जली सीक्रेट्स लाइसोसोम एंड वाटर। ठीक है, इसके अलावा इनसे कुछ सलीवा में इन्हीं सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा कुछ आयंस भी सेक्रेट होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो इस तरह के आयंस भी हमें, मिनरल्स भी हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा सलाइवा। अब अगर हम बात करें कि सलाइवा का सेक्रेशन कैसे होता है, तो सेक्रेशन ऑफ सलाइवा 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। पीएच वैल्यू सलाइवा का कितना होता है, 6.8 to 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 25% ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जो सलाइवा है, अगर सलाइवा 100% है ना, तो इसका 25% पैरोटिड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, 70% मैंडिबुलर ग्लैंड से, और 5% जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन क्या होता है। जब फूड जो है इस सलीवा के साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहला चीज जो हमारा स्टार्च है, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। ठीक है, किसमें, माल्टोज में। और अभी हमने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स है, सेक्राइड्स हैं। और ये जो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ ये क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा था, लेट्स सपोज 6 सेक्राइड्स थे, 6 सेक्राइड्स 2-2 के 3 सेक्राइड्स बन गए, है ना। तो इस तरह से 1 पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो गया 3 डाइसेक्राइड्स में। तो तोड़ने का काम हम लोग किए। तो सबसे पहला जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट विद इन द बकल कैविटी और माउथ। ठीक है, बकल कैविटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो माउथ से प्रारंभ हो जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पर प्रोटीन का या फैट का, ठीक है, किसी का डाइजेशन नहीं होता है सिवाय कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो इसको लिख लें, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड carbohydrates, sorry, not carbohydrates, it's protein and fat. Only digestion of carbohydrates starts from माउथ। ठीक, तो ये है हमारा माउथ। अगर इस माउथ में, ठीक है, तो सबसे पहला चीज हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो गया माल्टोज में। दूसरा, लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको किल कर रहा है, किल्स बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा, म्यूकस एंड वाटर मेक्स द फूड स्लिपरी एंड सॉफ्ट। ठीक है, अगर इस सलाइवा का सेक्रेशन कम हो जाए, ठीक है, तो मुंह कैसा हो जाएगा? सूखा सूखा हो जाएगा ना। इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं जेरोसोमिया। ठीक है, नथिंग मोर देन दिस इन क्लास 10th। ठीक है, आपके बोर्ड के लिए तो कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है। अभी हम लोग आगे जो है माउथ से आगे देखेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे उसको देखेंगे किस प्रकार से वहां पर डाइजेशन होता है, किस प्रकार से फूड का मूवमेंट होता है। वीडियो अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल लग रही हो, आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आप 10th में होते हुए 11th के पोर्शन को छू रहे हो, 11th के पोर्शन को कवर करने का प्रयास कर रहे हो, ताकि आपको 11th के सिलेबस में किसी भी तरह का समस्या ना हो, तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन सभी लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचे जिनको इनकी आवश्यकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक में डाइजेशन किस प्रकार से होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।